नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, बजट सत्र का शुरुआत आगाज हो चुका है और आज से ये जो बजट सत्र शुरू हुआ है करीब 20 फरवरी तक चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बजट सत्र के शुरुआत में आज प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संयुक्त जो सत्र है उसको संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए एक प्लान तैयार कर रखा है। कई मामलों को लेकर के उसने सरकार को घेरने के लिए अलग से योजना बनाई हुई है। आपको बता दें, जब बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस को संबोधित करते उससे पहले ही जो विपक्षी विधायक थे उन्होंने सरकार को घेरने के लिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जमकर नारेबाजी की। बेरोजगारी को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, कब सिर्फ कांड को लेकर के और वाराणसी में जिस तरीके से मणिकर्णिका को तोड़ने की बात थी उसको लेकर के विरोध किया। कुछ तस्वीरें आई हैं विधानसभा से, आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। जितने भी विपक्षी विधायक हैं लगातार हंगामा भी कर रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को घेरने के लिए उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। बेरोजगारी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें या फिर कब सिर्फ कांड की बात करें या फिर एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए एक अलग से योजना बनाई है। लेकिन वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, उनकी बातों को रखा जाएगा और सुचारू रूप से सदन को चलाने में अपनी सहभागिता दिखाएं। लेकिन अगर वही विपक्ष की बात की जाए तो ऐसा लग नहीं रहा। लगातार जो विपक्षी विधायक हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए और विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो ये पूरा का पूरा सत्र है ये हंगामेदार होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष है, जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सदन में सरकार को घेरने के लिए जो भी तरकीब जो अपनाने की हो सकती है वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सरकार को घेरने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी एक एक करके हमारे साथी साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? हाँ, देखिए अखंड, रायबरेली की नहीं, ये पूरे प्रदेश की खबर है। जिस तरीके से कल अगर बात करें तो देर रात रायबरेली में एक बड़ा हादसा होता है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे का पूरा मामला है। एक गांव है चूली गांव, जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चूली गांव है। वहां पर भंडारा खा करके कुछ बच्चियां और महिलाएं आ रही थी और अचानक अनियंत्रित कार आती है और उनको उड़ाते हुए चली जाती है। इस अनियंत्रित कार ने अगर बात करें तो लगभग 4 बच्चियों ने मौके पर दम तोड़ दिया है और 5 घायल, 9 लोगों को रौंदा है और जो घायल है वो भी बहुत बुरी तरीके घायल है, जो कि एम्स में कुछ लोग एडमिट है, कुछ जिला अस्पताल रायबरेली में एडमिट है। और हमारे पास जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस विभाग हो या डीएम हो, हमारे पास डीएम की एक बाइट है, वो हम सुनवाना चाहेंगे। ये रायबरेली की कल एक बहुत बड़ी और दुखद घटना है जो चूली गांव थाना जगतपुर क्षेत्र के अंतर्गत देर शाम हुई है। जी देखिए, थाना जगतपुर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे वहां से क्रॉस करती है। तो उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे एक अनियंत्रित कार ने, जो कि अभी गंगा एक्सप्रेसवे पब्लिकली पूरा ओपन भी नहीं हुआ है, तो उस पे एक कार आ रही थी तेज गति से। वहां पे कुछ ग्रामीण महिलाएं और बच्चियां वहां पर ग्रामीण भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। तो उसी कार से उनकी टक्कर हो गई है, जिसमें अभी जो कुछ सूचना आ रही है उसमें 4 महिलाएं मृत हो गई हैं और 4 अन्य घायल होने की पुष्टि हुई है। घायलों का इलाज किया जा रहा है और आगे की अन्य विधि कार्यवाही की जा रही है। जल्दी ही उस गाड़ी के जो है गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। गाड़ी का ड्राइवर फरार हुआ है। जल्दी ही उसको गिरफ्तारी कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी।
देखिए अखंड, ये एसपी रवि कुमार हैं, जब से आए हैं फील्ड पे दिख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा। निर्माणाधीन एक गंगा एक्सप्रेस वे है और उस गंगा एक्सप्रेस वे पे जब लोकल प्रशासन, चाहे मैं अगर बात करूं, मैं पुलिस को कहूंगा, क्योंकि पुलिस का ही क्षेत्राधिकार है कि अगर कोई भी गंगा एक्सप्रेस वे हो या कोई भी सड़क निर्माण हो रहा है तो उसको पूर्णतः बंद क्यों नहीं कराया जाता। ऐसे उस पे गाड़ियां कैसे चल रही हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सेटिंग और गेटिंग का मामला है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में ये गाड़ी नंबर से जो पहचान हुई है, गाड़ी नंबर यूपी 73 है, यूपी 73 कौशाम्बी का नंबर है। फिलहाल गाड़ी चालक की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डिटेल हम तक आ चुकी है, अभी आपके सामने बाद में रखी जाएगी जब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ड्राइवर फरार है, 9 लोगों को रौंदा है, जिसमें 4 बच्चियां मौके पर उन्होंने दम तोड़ दिया है। और अखंड, ये बड़ा भयावह दृश्य था। कल आईबीसी 24 की भी टीम लगभग अगर बात करें 1:30 बजे तक रात फील्ड पे थी और डीएम, एसपी और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, उनकी अपनी विधानसभा है, चूली गांव पड़ता है। ये हादसा बड़ा दर्दनाक और बड़ा भयावह हादसा रहा है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे। और कल अगर बात करें अखंड, मैं एक सवाल, एक इसमें और लाइन जोड़ना चाहूंगा। कल अगर बात करूं रायबरेली में, तो थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत 3 मौतें हुई हैं एक्सीडेंट में, और इसके अलावा 4 मौतें ये एक साथ हो गई। 4, 3, 7, मतलब अगर बात करें तो मोटा मोटा 1 दर्जन मौत एक दिन में देखने को मिल रही है। मैं हमेशा बात करता हूं, एक्सीडेंट पर कोई रोक नहीं है, कोई लगाम नहीं है। रायबरेली पुलिस नहीं लगा पा रही, चाहे वो डीएम हो या रायबरेली पुलिस का जो है अमला हो, वो कोई भी अधिकारी जो है अभी तक पूर्णतः इस पे, चूंकि हर आए दिन 2 से 3 एक्सीडेंट ये अलग अलग खानों में देखने को मिल रहा है। और कल लगभग 1 दर्जन, अगर बात करूं मैं काउंटिंग की, तो काउंटिंग में 4 और 3, 7 मौतें पुष्ट हुई है। सब ये एक्सीडेंट में हुई है अखंड। और ये एक्सीडेंट का रायबरेली में, उत्तर प्रदेश जो जिले हैं उनमें मुझे लगता है कि रायबरेली ये टॉप पे एक्सीडेंट के मामले में है, कि आए दिन एक एक्सीडेंट का होना और इस तरीके के अलग अलग थानों में घटना होना, एक्सीडेंट में रोकथाम नहीं है। अब उसका वजह बीच में निकल आया। आरटीओ तत्कालीन एसपी रायबरेली डॉक्टर यशवीर सिंह ने मुकदमा भी पंजीकृत करवाया तमाम सारे दलालों के खिलाफ, तमाम सारे अवैध वसूली के खिलाफ, डंपर के खिलाफ, ट्रक के खिलाफ, ट्रक मालिकों के खिलाफ, स्वामित्व के खिलाफ, तमाम सारे, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा है। ये सड़क सुरक्षा है आपकी, जहां पर एक दिन में 9-9, 10-10 लोगों को कार उड़ा के चली जा रही है, और वो भी निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर, जहां पर एक भी गाड़ी को चालू करने का अभी तक कोई परमिशन नहीं है। आखिर वो गाड़ी वहां कैसे पहुंची है? रायबरेली प्रशासन या रायबरेली का पुलिस का अमला जवाब देगा या नहीं देगा उन मासूम बच्चों की? मैं बताऊं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जिसके हाथ में आंसू नहीं रहा होगा कल, ऐसा कोई मीडिया वाला नहीं हो जिसके, क्योंकि वो जो बच्चे मरे हैं ना, वो मजदूरी करने वाले बच्चे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है और तमाम सारे नेताओं ने लिया। लेकिन देखिए अखंड, ये होता हवाता कुछ नहीं है, लेकिन जो हुआ, जिसके उनके परिजन को ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो जाएंगे। अरे किसी ने अपनी बेटी खो दी, किसी ने अपना, शब्द नहीं मेरे पास, ऐसे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर। बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कितनी घोर लापरवाही है, जिसको कहा जाए कि इतनी बड़ी लापरवाही कि निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार की तो बात छोड़ी, वहां पर गाड़ियां चलना पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहां पर गाड़ियां चल नहीं सकती थी। उस पर एक तेज रफ्तार कार ने इस तरीके से 9 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें ऑन द स्पॉट 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पहला सवाल ये कि जिस जगह पर पूरी तरीके से बैन लगा हो, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार, या यूं कहें कि गाड़ियों पर ही प्रतिबंध हो, वहां पर इस तरीके से तेज रफ्तार कार ने इन लोगों को टक्कर मारी, जिससे मौत हो गई। पहला सवाल, इनको परमिशन किसने दी? दूसरा सवाल कि जब ये निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, निर्माणाधीन है, तो उस पे इन लोगों को भंडारे से जाते वक्त जो की जानकारी है, इन लोगों को उस पर पैदल चलने के लिए किसने छोड़ दिया? अगर आपके पास कोई सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो आखिरकार क्या लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है भगवान भरोसे हो गई है? इसी तरीके से एक्सप्रेसवे की बात की जाए, वहां पर जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पे जब इस तरह की घटना सामने आती है, तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार उस एक्सप्रेसवे पे किसने इन लोगों को छूट दी पैदल जाने के लिए, और किसने उनको छूट दी वहां पर गाड़ियों की रफ्तार इस तरीके से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के लिए? क्या पूरा महकमा रायबरेली का या फिर वहां पर एक्सप्रेसवे की जिसकी जिम्मेदारी है, उन लोगों के पास कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है कि किसी तरीके से लोगों को रोका जाए, उस तरीके का इस्तेमाल ना किया जाए, उस रास्ते का इस्तेमाल ना किया जाए? पुलिस ने क्या इस पूरे मामले में किसी एक्सप्रेसवे के किसी कर्मचारी पर, इंद्रवीर, या फिर जिसकी लापरवाही है, चाहे वहां पुलिस महकमे का कोई भी जिसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है, या फिर केवल और केवल
जो आरोपी ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको पकड़ करके जेल में फिर डाल देंगे? क्या उन मासूम लोगों को वापस लाया जा सकता है जिनकी मौत हुई इस पूरे मामले में? या फिर जो जिम्मेदार बिल्कुल नहीं लाया जा सकता अगर बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। मैं पहला पॉइंट क्लियर कर दूं कि रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में रायबरेली कहीं ना कहीं एक हब बन चुका है एक्सीडेंट के मामले में। दूसरी चीज, अब जिस तरीके से मौत को वापस ले आएंगे आप, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो जिम्मेदार हैं वो एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे बैरिकेडिंग करने के आदेश हैं, और वो एग्जिट पॉइंट एंट्री पॉइंट पे आप बैरिकेडिंग करके आपने पत्थर नहीं लगा, आपने स्टोन नहीं लगा रखा है वहां पे, आपको पत्थर लगाना चाहिए। बाकायदे एनएचआई की गाइडलाइन में है कि आप अगर गंगा एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है तो वहां पे आप बैरिकेडिंग करिए, और बैरिकेडिंग पत्थर से करिए, ऐसा पत्थर जो 8-10 लोगों, जिसको हाइड्रा या क्रेन उठा के रखती है, आदमी की बस की बात नहीं है। बैरिकेडिंग नहीं कर रखी, इसका मतलब कि लापरवाही है, चाहे वो एनएचआई की हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो रायबरेली पुलिस की हो, चाहे वो रायबरेली प्रशासन की हो। ये लापरवाही से मौतें, जो लोग कल मरे हैं, ये लापरवाही की भेंट चढ़े हैं। ये देखिए अखंड, मैं बिल्कुल कहूंगा कि गलती उन बच्चों की भी थी, उनके घर वालों की भी थी कि जो है ऐसे एक एक्सप्रेसवे, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर नहीं चलना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आखिर ये गाड़ी क्यों आई, ये बड़ा सवाल है कि ये गाड़ी आखिर आई तो कैसे। इसका मतलब कि एंट्री जब हुई तो या तो किसी ने एंट्री दी उसको, और अगर नहीं दी तो इसका मतलब कि वो आपकी नाक के नीचे से आपके ही गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चला रहा है, तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिस पर रायबरेली एसपी रवि कुमार से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल ड्राइवर फरार है, और इसमें किसी रात में खैर डीएम और एसपी दोनों घटनास्थल पर पहुंचे हैं। लगभग 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे की बात है, पहुंचे हैं, जांच की है, और इस पे आगे भी चूंकि मुख्य सचिव ने भी संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तमाम सारे मुद्दों पर, तमाम सारे पहलुओं पर बात हो रही है। अब क्या निकल के आएगा वो भी IBC 24 अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन जो हादसा वो बड़ा ही भयावह और दर्दनाक हादसा था। जी अखंड। बिल्कुल भयावह था, दर्दनाक था, और किस तरीके से इंसान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है वो भी इसको दर्शाता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला जिसकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर अगर जिसकी जिम्मेदारी है इस एक्सप्रेसवे की, शायद यूपीडा के पास है इसकी जिम्मेदारी, और अगर वहां पर इस तरीके का लूपहोल है कि किसी गाड़ी को एंट्री दे दी जाती है और इस तरीके से एक भयानक एक्सीडेंट करके वो फरार हो जाता है गाड़ी छोड़ करके, अपने आप में सवालिया निशान है। फिलहाल जो भी कार्रवाई हो, जो भी अपडेट आए, इंद्रवीर इस पूरे मामले में हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बता दें प्रतापगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब देखिए फिर से प्रतापगढ़ में क्राइम का ग्राफ फिर से एक बार अपने चरमों पे आ चुका है। देखिए आपको बताते चले कि शनिवार की देर रात एक अमेठी का कारोबारी जो सोना व्यापारी था, तकरीबन 3 से 3.5 किलो की चांदी और 9 से 9.5 लाख रुपए कैश लेकर के प्रयागराज के लिए जा रहा था। उसी दौरान उसका पीछा, जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हमने पता किया है कि उसका पीछा तो फिलहाल प्रतापगढ़ से ही किया जाना शुरू किया गया है। चंबेरी गली के आसपास से उसका पीछा, जो कि सुनारी मोहल्ला कहा जाता है, सुनारियों का गढ़ कहा जाता है, सुनारों का गढ़ कहा जाता है, वहां से उसका पीछा शुरू किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात कि जिस एरिया में अगर बात करें तो प्रयागराज को अयोध्या मार्ग कहा जाता है, इस एरिया में साफ तौर पे पुलिस की कॉम्बिंग होनी चाहिए, क्योंकि माघ मेले का समय चल रहा है और आखिरी स्नान बाकी है। उस एरिया में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, और दिन दहाड़े तकरीबन 7 से 7:30 बजे के आसपास, जबकि पूरा मार्केट खुला रहता है, बेलूपुर मार्केट पूरा खुला रहता है, गजेड़ा जंगल कहा जाता है। फिलहाल अब तो 4 लेन हो चुका है। वहां एक चौकी भी है, बूथ, पुलिस बूथ भी बनाया गया है। उस बूथ से मात्र 100 मीटर के पहले घटना को अंजाम दिया जाता है, और आराम से जो अपराधी होते हैं थाने के सामने से फरार हो जाते हैं, और पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रहती है। फिलहाल जो पीड़ित था, पहले तो पुलिस उससे ही पूछताछ करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बना, क्योंकि उसने पूरा का पूरा पक्का बिल दिखाया। जो उसके साथ घटनाएं हुई थी उसने पक्का बिल मंगवाया, पक्का बिल दिखवाया, और 4 व्हीलर से तक घटना को अंजाम देके निकल गए। नाम के लिए है कि 5 साफ तौर पे टीम गठित करके अभी तक जांच ही चल रही है पुलिस की। 5 अभी तक 3
अनगिनत लोगों को उठाकर केवल पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक अपराधियों तक हाथ नहीं पहुंच पाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब ये अपराधी पकड़े जाते हैं, और सबसे अचंभे वाली बात ये रहेगी कि आखिर रिकवरी कितने की होती है। हर बार यहाँ पे प्रतापगढ़ में देखा गया है कि जितनी भी लूट हुई है, कभी भी आज तक प्रतापगढ़ पुलिस को कोई भी पूरा जो लूट की घटना में जो पैसे या सोने चांदी लूटे जाते हैं, कभी भी पूरा पैसा सोना चांदी रिकवर नहीं कर पाती है। अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्या इनके पास ही 2,500-3,000 रुपए ही मिलेंगे, क्या इनके पास से ये पिस्टल मिलेगी बस यही दिखा करके और अपराधियों को जेल भेजने का काम करेगी। फिलहाल 3 किलो चांदी और 9 से 9.5 लाख रुपए जो कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक अपराधी प्रतापगढ़ पुलिस से कह सकते हैं हाथों नहीं, लंबे दूर है। सबसे बड़ी बात है कि इस बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भी अपराधी अभी तक अपराधियों के जो अपराधी हैं वो पुलिस के हाथ नहीं लगे, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरीके से लूट की घटना को अंजाम देते हैं और बहुत रात का वक्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक शाम का वक्त है। इस वक्त में एक लूट की घटना को, बड़ी लूट की घटना को 3 किलो चांदी और 9.5 लाख रुपए करके वो फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली है। हो सकता है पकड़ने में समय लगे, हो सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने में समय लगे, लेकिन जो बड़ा वाजिब सवाल ज्ञानेंद्र ने उठाया है कि जो लूट की घटना होती है और जो लूट का माल बरामद किया जाता है, उसमें कितना माल बरामद कर पाएगी पुलिस, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है ज्ञानेंद्र कि इस तरीके से जो अपराधी है लगातार प्रतापगढ़ में पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि प्रतापगढ़ पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी और जल्द से जल्द कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए 5 टीमें लगाई गई हैं, 3 थानों की टीम लगाई गई है और 2 एक एसओजी की टीम और एक स्पेशल टीम, ये 5 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो सूचना ये भी मिल रही है कि एसटीएफ को भी, प्रयागराज विंग जो एसटीएफ है उसको भी लगाया गया है। लेकिन बात यही होती है कि आप अभी तक बड़े बड़े अपराधियों को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि सपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अभिलाष यादव को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। इन अपराधियों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करेंगे? 5 टीमें तो बनाई गई हैं। दीपक बुकर, एक चीज है, बड़ी तेजी दीपक बुकर में दिखाई देती है कि अगर खबरें चलती हैं तो उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा बड़ी तेजी से लिखने का काम दीपक बुकर करते हैं। उन्नाव में भी काफी प्रचलित थे कि किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। आपने साफ तौर पे, मैंने आपको कुछ दिन पहले, तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, कि एक बड़े संस्थान के रिपोर्टर वहां पे गए थे अपनी कवरेज करने को लेकर के। उसी दौरान उनके साथ प्रतापगढ़ की पुलिस जो है मारपीट करती है। प्रतापगढ़ की पुलिस ये कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ साफ तौर पे कि अगर कोई खबरें चला रहा है और उनके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ हो भी तब भी मुकदमा लिखने का काम कर रही है। तो प्रतापगढ़ पुलिस का एक ही तौर है कि पत्रकारों को दबाना और साफ तौर पे खबरों को दबाना, खबरों को कितना दबाया जा सके। आपको बताते चले कि आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले एक घटना घटित हुई थी, 90 लाख की घटना हुई थी और काफी प्रख्यात पूरे देश भर में ये खबरें चली थी। उसमें भी प्रतापगढ़ पुलिस ने पूरा का पूरा माल रिकवर नहीं कर पाया था। और आज तक की बात करूं कि अभी तक प्रतापगढ़ में ऐसे में मैं अपने पूरे करियर की 12 साल के करियर की बात करूं तो आज तक प्रतापगढ़ पुलिस ने कभी भी 5-10 हजार 20 हजार से ज्यादा रिकवरी नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे कई घटनाएं हैं। बैंक की घटना हुई है जलेसरगंज, एक वो दौर मुझे याद है कि जब प्रतापगढ़ आग पर था, एक दिन के अंदर 6 से 7 घटनाएं घटित हुई थी और हम लोग खुद डिस्टर्ब हो गए थे कि पहले यहाँ लूट हुई है, फिर आधे घंटे के अंदर सुनाई दे रहा है कि हम लोग जहाँ खड़े वहां से 20 किलोमीटर की दूर पे एक घटना और घटित हो गई है। और आज तक एक बैंक में 7 लाख रुपए की लूट हुई थी दिन दहाड़े। आज तक प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराधी को तो जेल भेज दिया था, लेकिन रिकवरी के नाम पर जो मेरी अभी तक जानकारी है, याद है जहां तक मुझे, मात्र 16 से 17 हजार रुपए रिकवरी दिखाए थे। सोचिए 7 लाख की लूट में और जो 3-4-5 लोग पकड़े गए थे उनमें 16 से 17 हजार रुपए की रिकवरी। अगर मैं सही हूं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त करी कि 16 से 17 हजार रुपए रिकवरी दिखाई गई थी। उससे ज्यादा तो उन बदमाशों के पास था, उन लोगों ने पिस्टलें दिखा दी थी। सोचिए पिस्टल उनको सारी मिल गई थी, लेकिन 7 लाख की रिकवरी नहीं मिल पाई थी।
तो ऐसी कई घटनाएं हैं, लेकिन अब ये वाली घटना जो 20 लाख के बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस तरीके की जो कार्रवाइयां होती है वो सवाल कई खड़े करती है कि अगर मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है तो माल भी जो होगा उसके पास वो भी पुलिस के पास होना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, किस तरीके से गिरफ्तार करती है और क्या माल बरामद करती है, देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट आएगा तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अजय बने हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक बरेली में आई लव मोहम्मद लेकर एक मामला खड़ा हुआ था, जो राजनीतिक मुद्दा बना था तमाम। इसी तरह से एक मोहम्मद नाम जो है वो एक उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मामला ये आया है सामने। आपको बता दें कि ये 26 जनवरी से मामला स्टार्ट होता है। 26 जनवरी में एक कुछ बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं एक दुकान पर, जिस दुकान का नाम था बाबा स्कूल ड्रेस मैचिंग सेंटर, पूरा नाम इसका ये है। और सवाल इसमें दो हैं, मैं आपसे जनता से भी पूछना चाहेंगे और जनता इस बात का जवाब भी दे आखिर, और वो तमाम राजनीतिक पार्टी भी जवाब दे कि आखिर ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता जा रहा है। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जब वो 26 जनवरी में बजरंग दल के लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर कहते हैं कि इस बाबा की इसे वीडियो भी है हमारे पास, और वीडियो आप देख सकते हैं, तमाम लोगों ने देखी भी है कहीं ना कहीं। तो उस जो वीडियो में वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप ये जो दुकान का नाम है, इसको दुकान का नाम को चेंज कर दो, बाबा नाम चेंज कर दीजिए। सवाल यह है कि बजरंग दल के लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस नाम को चेंज कर दीजिए। अखंड 30 साल से वो दुकान का नाम वही था, और 30 साल बाद 4 महीने पहले कुछ लोग वहां जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, और चेंज करने के लिए कहते हैं। तो वहां पर एक लड़का दीपक नाम का वहां रहता है, और वो आता है और वो विरोध करता है उसका। जब विरोध करता है तो उसके मुंह से लिखता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, जब बजरंग दल के लोग पूछते हैं तो। अब उसने ये नाम बताया कि मोहम्मद दीपक। अखंड, सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर वो मोहम्मद दीपक नहीं कहता, अगर वो ये कहता कि मेरा नाम दीपक कुमार है, तो आज क्या वो चर्चा का विषय बनता? भारत भर में, पूरे देश भर में, यहाँ तक विदेश में भी उसे मैसेज आ रहे हैं और लोग उसे सम्मानित करने को कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं उसके नाम जो निकला मोहम्मद दीपक एक वायरल बनने की वजह बन गई, और राजनीतिक पार्टियों ने उसको एक मुद्दा बना लिया। और मुद्दा बनाने के बाद वहीं दूसरी बात ये भी है कि बजरंग दल के लोगों को जब 30 साल से यही नाम था, तो उसको चेंज कराने की आखिर जरूरत क्या थी? आप उसके लिए क्यों गए जब 30 साल से आपको दिक्कत नहीं हो रही थी, या किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही थी? 30 साल बाद 4 महीने से आप लोग उस नाम को चेंज कराने पहुंच रहे हैं। तो दोनों सवाल बड़े हैं, और फिलहाल इस सवालों पर जो बात सामने निकल के आ रही है, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने मोहम्मद नाम सामने ला दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया है कि वो अपनी राजनीतिक ट्वीट करने लगे, और ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि दीपक तुम बब्बर शेर हो, तुम भारत के हीरो हो, और उन्होंने तमाम बातें वहां के प्रशासन को, वहां के सरकार को लेकर लिखा है। ऐसे ही एक झारखंड के वहां के मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने 2 लाख रुपए देने का दीपक को घोषणा की कि 2 लाख रुपए मैं उसे दूंगा और सम्मानित करूंगा। तो वजह यह है कि दीपक ने तो फिलहाल उस पैसे को लेने से मना कर दिया है। पर अखंड सवाल यही उठता है, ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और जनता से भी पूछना चाहूंगा, IBC 24 तमाम जनता से और तमाम मीडिया संस्थानों ने ये खबर दिखाई, तो परंतु ये नहीं पूछा कि आखिर अगर दीपक कहीं ना कहीं मोहम्मद ना लगाता और दीपक कुमार कहता तो वो चर्चा का विषय बनता, या फिर वो दुकान का नाम जो बजरंग दल के लोग वहां चेंज कराने जा रहे थे। आखिर 30 सालों से जब नाम था, तो अब दिक्कत क्या है अखंड? अजय, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि समाज में कुछ समाज विरोधी, कहते हैं ना कि समाज को तोड़ने वाले भी कुछ लोग हैं, और समाज को किस तरीके से तोड़ करके, विरोध करके, उनको कहते हैं ना कि विद्वेष पैदा हो, एक दूसरे से समाज लड़ाई करे, चाहे वो जातिगत लड़ाई हो, चाहे धर्म के नाम पर लड़ाई हो। यही हाल बजरंग दल के लोगों का है कि उन्होंने वहां पर एक 30 साल से जो भी जिस दुकान का नाम था उसको चेंज करवाने के लिए वहां पर पहुंच गए, और वहां पर पहुंच करके इस तरीके का वहां पर जो भी उन्होंने तांडव किया हो, या जो भी उन्होंने परेशान करने की नीयत से किया हो, कि एक युवक उनके समर्थन में आता है और अपना नाम मोहम्मद दीपक बनाता है। एक सवाल यह है कि इन लोगों को ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन आपको मैं एक राजनीति की एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, बस्ती से जुड़े हुए हैं, और एक घटना घटित होती है
देखिए कि राजनेता जो होते हैं वो किस तरीके से राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। अब जैसा कि इस मामले में दीपक ने अपना नाम दीपक मोहम्मद बताया, किसी की मदद करने के लिए, एक बुजुर्ग या एक व्यक्ति जो दुकानदार कई वर्षों से चला रहा था, कोई दुकान चला रहा था, उसके समर्थन में, उसको बचाने के लिए अपना नाम दीपक मोहम्मद बताता है और उसके समर्थन में उठ खड़ा होता है। लेकिन बस्ती में है जितेंद्र भी, एक खबर आई है कि एक मुस्लिम युवक अपना नाम प्रिंस बता करके कई लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, उनके अलग अलग वीडियोस बनाता है। क्या इस मामले पर किसी भी विपक्ष के राजनेता ने उस लड़के का कोई ट्वीट करके कि फलाना लड़के ने प्रिंस नाम रख करके इतनी लड़कियों का शोषण किया, किसी ने किया? है कोई भी राजनेता हो, देखिए दो मापदंड हर तरीके से हर राजनेता अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाते हैं। घटना है कि एक हिंदू युवक ने अपना नाम दीपक मोहम्मद बता करके एक मुस्लिम युवक का समर्थक, उसको बचाने के लिए समर्थन दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर एक युवक ने जिसका नाम हक था कुछ, उसने अपना नाम प्रिंस बता करके ना जाने कितनी किशोरियों को, कितनी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके साथ उनके साथ दुष्कर्म का काम किया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहां पर ये जो विद्वेष है, लोगों को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जाता है। राजनेता अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी मुद्दे को उठाते हैं और किसी को बब्बर शेर बताते हैं। फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें घटित होती हैं और ऐसे मामले समाज में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जो जाति और धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाएं। क्योंकि कानपुर में भी एक मामला सामने आया है, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से एक प्राइवेट बैंक की कर्मचारी बता रही है कि मैं ठाकुर हूं, और उसके बाद उसने फलाना कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जिसको हम यहाँ पर वर्णित नहीं कर सकते, हम उसको बयां नहीं कर सकते। तो समाज में किस तरीके का द्वेष फैल रहा है। कोई ब्राह्मण होने के नाम पर कोई मूवी बना रहा है, घूसखोर पंडित, कोई ठाकुर होने का अब गर्व कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समाज में तमाम इस तरह की कुरीतियां, बुराइयां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना लगातार कहीं ना कहीं सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन आपने जिस तरीके से खबर दिखाई, हमने देखा है, और ये कहीं ना कहीं कोटद्वार उत्तराखंड में जिस तरीके का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ऐसे जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का समर्थन करने वाले लोग हो। और कोई भी दल किसी का समर्थन करे इस भाव से नहीं कि वो उसका समर्थक है या उसका विरोधी है। अगर यही मामला होगा तो वहां पर बीजेपी इस मामले को उठाएगी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं उठाएगी। लेकिन जहां बीजेपी के खिलाफ होगा वहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो राजनीतिक दल है वो उसको उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि हमने तय कर रखा है कि कौन सा मैटर हमारे हिसाब से है, उसको हम आगे लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो बुराइयां हैं उसको देखने की जरूरत है। अखंड, आपने बताया कि कहीं ना कहीं जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी के यहाँ से एक खबर है, इसी को प्रिंस नाम बताया। ऐसे ही वहां पर कोटद्वार में भी एक मामला सामने आया कि 26 जनवरी से लगातार लोग मोहम्मद दीपक की खबर पे लगे हुए थे और सबने, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, इरफान जी ने भी कहा, यहाँ तक चंद्रशेखर जी भी वहां पहुंच रहे, तमाम राजनीतिक दल वहां पहुंच रही थी और देश भर की मीडिया वहां मोहम्मद दीपक को जो नाम बता दिया उन्होंने, तो उसने कवरेज करने पहुंच रही थी। परंतु 3 तारीख को एक वहां पे मामला दर्ज होता है, लव जिहाद का मामला वहां पर दर्ज होता है और 3 तारीख को वो आपको बता दूं कि उस्मान नाम है लड़के का, जिसे पुलिस, वहां की पौड़ी पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, कोटद्वार पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेजने का भी काम करती है। परंतु आपको बता दें कि वो लड़का क्या कर रहा था, लगातार वो लड़का उस लड़की को आते जाते रास्ते में परेशान कर रहा था, उसके मोबाइल पर फोन कर रहा था, अनवसर जो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, मतलब इस तरह से उसने परेशान किया। परंतु कहने वाली बात यह है कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों ने तब इंसानियत नहीं दिखाई और तब जाके उस बहन बेटी की मदद नहीं की। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वाकई में मैंने, हाँ, आपने देखा होगा कि हमने इस समाचार को भी प्रसारित किया है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं उसकी भी मदद करनी चाहिए थी और उसके लिए भी किसी को कहना चाहिए था। और यहाँ तक पौड़ीगढ़ बड़वाल या फिर उत्तराखंड पुलिस के लिए तब किसी ने नहीं कहा कि वो बैरिकेड लगा रही है। बैरिकेड वो इसलिए लगा रही थी कि वहां का माहौल खराब ना हो, बाहर के लोग आके वहां कुछ ऐसी बात ना कह दें कि सांप्रदायिक दंगा फैल जाए। मतलब लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि यहाँ की शांति व्यवस्था बनी रहे। परंतु सवाल यही है अखंड, की राजनीतिक दल कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने को तैयार रहती है और ऐसे आपस में भिड़ाने को, आपस में लड़ाने को तैयार रहती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि भारत एक है और उसको एक ही रहना चाहिए। आजादी में सबका सहयोग था, सब लोगों ने इसमें योगदान दिया था और कहीं ना कहीं कि अब सब एक रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारत मजबूत होगा। अखंड।
बिल्कुल अजय, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो चीजें चल रही वो अपने हिसाब से चलती हैं। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से चीजों को सहूलियत के हिसाब से उठाना शुरू कर दिया है। इस मामले में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया या उन्होंने उसको बब्बर शेर बताया। जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, उन्होंने भी बातचीत की। लेकिन बिल्कुल जैसा आपने मामला उठाया कि अन्य मामलों में ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं जहां गलत हो रहा होता है। अभी लखनऊ में हमने केजीएमयू में देखा कि किस तरीके से एक पीड़िता ने एक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, धर्मांतरण की, लव जिहाद की बात कही, पर एक भी विपक्षी दल के किसी नेता ने भी उस पीड़िता से बात करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वहीं कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि समाजवादी पार्टी में थे कई दिनों तक, आखिरी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, वहां से भी उन्होंने जीत करके विधायक बने, लेकिन वो एक मामले फंस गए, बीजेपी ने निकाल दिया। उसके बावजूद विपक्षी दल उस पूरे मामले को लेकर के, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के बीजेपी को घेरने का काम करते हैं। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो कोई मामला घटित होता है तो बीजेपी वहां पर घेरने का काम करती है। तो हम लोग क्यों नहीं इंसानियत को देखते हुए, इंसान होकर के, जो भी राजनेता है वो किसी मुद्दे को अपने फायदे से हट करके देश के लिए और जो तमाम पीड़िता है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, चाहे जो लोग हैं, उनके लिए एक साथ एकजुट होकर के क्यों नहीं आते, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस तरीके के तमाम लगातार मामले आते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक दल कौन से मुद्दे को अपनी सहूलियत के हिसाब से उठाता है, जो उनको सही लगता है उसको पिक कर लेता है, बाकी उस मुद्दे को छोड़ देता है। अजय, अपडेट देते रहिएगा, अगर कोई अपडेट आता है इस पर तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लगातार पिछले 3-4 दिनों से देखा गया था कि पिछले 5 तारीख को जो परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जो एसआई है गौड़, वो लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिलहाल उनकी जो गाड़ी है वो लास्ट देखी जाती है अमर घाट के पास, जहाँ पे पुलिस अधीक्षक का आवास है। वहां से महज कुछ ही दूर पे फिलहाल गाड़ी वहां देखने के बाद में, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में कहीं दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि लास्ट जो उनकी फोन की लोकेशन भी तो वहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 5 तारीख को अजय अपने घर से निकलते हैं और फिलहाल कल रात में जिस तरीके से जो है अपूर्व ने भी खबर डाली थी वहां से कि रात में उनके डेड बॉडी जो है अयोध्या के एक नहर के, मतलब एक सरयू नदी के पास से बरामद की जाती है। फिलहाल लगभग 4 से 5 दिन तक लगातार ये मामला चलता रहा। बस्ती की पुलिस जो है, एनडीआरएफ की टीम लगातार बस्ती की नदियों में छानती है, लेकिन कहीं ना कहीं देर रात ये पूरा मामला अयोध्या से जब सामने आया कि जो एसआई की लाश वहां से मिली है, उनकी बॉडी मिली, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो इस पर जो है सब काफी सवाल निशान रहे। फिलहाल इस मामले में एक चीज खास देखा गया, क्योंकि जो परिजन है उन्होंने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें पूरी तरीके से लापरवाही है। अगर उनका कोई सिपाही गायब हो जाता है, उनका कोई अगर जवान गायब हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि तत्परता से ढूंढने के, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़िता के द्वारा एप्लीकेशन देने के बाद में पुलिस ने तत्काल एक्टिव हुई, उसमें ढूंढना शुरू किया। लेकिन एक चीज के साथ देखा कि उनके जो भाई है अजय, उनका जो भाई एडीएम, वो किसी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में एडीएम, उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने लापरवाही की है, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और खास तौर के पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए। अगर बात की तो उन्होंने साफ कहा कि सीयू के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ पुलिस अपना नंबर ऑन करती है, लोगों को रात बिरात किसी का फोन आ जाए तो फोन पिक करके उनकी समस्याओं को समझे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि पुलिस होती रहे, मोबाइल नंबर बंद मिलता रहा, तो कहीं ना कहीं जो लाश मिली उससे साफ उन्होंने एक आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने साफ किया कि मैं बॉडी लेके नहीं जाऊंगा जब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक नवांगत एसबी सिंह ने यह बताया कि पीएम होने के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा पीएम में क्या रिपोर्ट आती है, क्या उनकी हत्या की गई है या डूब के किस तरीके से मरे, सारी चीजों के अभी जो राज है वो खुलने बाकी, क्योंकि अमहट से उनका फोन और उनकी बाइक, वहां से अगर लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहां मिली है और बाइक मिली है, और वहां से अयोध्या की दूरी अगर 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है, तो स्वाभाविक बात है कैसे वहां पे गए, किस मामले में क्या हुआ था, ये देखने वाली बात होगी। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाला मामला है कि किस तरीके से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की एक मौत होती है और उसकी बाइक 60 से 70 किलोमीटर दूर मिलती है, उसकी डेड बॉडी 60 से 70 किलोमीटर दूर मिलती है, दोनों में काफी डिस्टेंस है। आखिरकार क्या किसी साजिश का कोई शिकार या घर वालों का किसी के ऊपर कोई आरोप या फिर किसी मामले को लेकर, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब किस तरीके की कोई घटना घटित होती है तो परिवार वाले किसी न किसी तरीके किसी के ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाते हैं, या फिर कोई दुश्मनी की बात निकल करके सामने आ रही है, किसी तरीके का किसी के साथ कोई उनका विवाद निकल करके सामने आ रहा है। कोई जानकारी आई है इस पूरे मामले में जितेंद्र? देखो फ्रेंड, एक चीज बता दें आपको कि कहीं ना कहीं एक एंगल थोड़ा सा नजर आता है, वो दिखाई पड़ा है। फिलहाल सूत्रों की माने ये श्योरिटी हम नहीं कह सकते, आईबीसी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन
अजय की जहां तक बात की जाए, क्योंकि बस्ते का एक बहुत चर्चित कांड हुआ था दुबौलिया, जहां पे एक नाबालिग बच्चे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसमें लगभग उत्तर प्रदेश में सभी ने राजनीति में उसमें भी खेला था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो एसआई था वो पहले वहां ही तैनात था, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये आरोप लगे थे। उसके बाद ये एसआई जो है परशुरामपुर वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं परिवार वालों का यह भी मानना है, क्योंकि उसमें जब दुबौलिया में जो घटना हुई थी तो वहां पे परिजन ने भी यह भी कहा था कि सारी घटना तुम्हारी वजह से हुई थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चाहे थोड़ा सा मान सकते हैं कि हो सकता हो कि जो है इस आधार से भी कुछ शायद हो सकता है, लेकिन इस बारे में श्योरिटी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये भी बताई जा रही है कि जो एसआई था उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा था, क्योंकि जो थाना अध्यक्ष वर्तमान में थे वो छुट्टी पे थे, इनको चार्ज दिया गया था, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं पुलिस है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कर्मचारी है तो उनके ऊपर प्रेशर होना तो आम बात है, वो स्वाभाविक बात है, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी करें तो इतना प्रेशर तो चलता है। लेकिन अब ये सवाल है कि प्रेशर की वजह से हुआ या किसी ने हत्या की है या कोई साजिश हुई है, तो सारे जो सवाल है वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होंगे कि इनकी हत्या की गई है या स्वयं ये इनकी मृत्यु हुई है, भी देखना होगा। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, जब पुलिस कर्मचारी की इस तरीके से सब इंस्पेक्टर, क्योंकि थाने का भी उनके पास चार्ज था, छुट्टी पर थे वहां के जो एसओ थे, तो कहीं ना कहीं कई सवाल अपने पीछे वो छोड़ करके गए हैं। अब इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे पुलिस को कि आखिरकार किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई है, किसी ने हत्या किया है या फिर कोई हादसा है। ये तमाम बातों को पुलिस को, बस्ती पुलिस को जांचना होगा और इसके पीछे जो भी वजह हो, जो भी घटना के पीछे वजह हो, उसको सामने लेकर के आना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो परिवार वाले हैं जो वो आरोप लगा रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है और पुलिस पर ही सवाल खड़े होते हैं, चाहे उनके भाई आरोप लगाए, चाहे उनके परिवार वाले आरोप लगाए, कि अपने ही जवान को, अपने ही कर्मचारी को ढूंढने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। और कहीं ना कहीं उसकी ही विफलता है कि एक उसकी मौत की खबर सामने आती है, वो भी कुछ दिनों बाद। अगर समय रहते कार्रवाई करते तो शायद कुछ जानकारी निकल करके सामने आती, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है इसका खुलासा पुलिस को जल्द से जल्द करना होगा। और जो भी इसके पीछे या अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, किसी ने इसको अंजाम दिया है, तो उसको भी सामने लाना होगा। ये पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती भरा काम होगा। लेकिन सवाल यही है, जैसा कि जितेंद्र ने बताया, कि आखिरकार अपने ही लोगों को खोजने में किस तरीके से पुलिस नाकाम है, इस घटना से साफ तौर पर दिखाई देता है। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा और जितेंद्र अगर कोई अपडेट हो तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक सिंह हमारे साथ बने हुए भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, अगर मैं खबर की बात करूं तो सबसे पहले मैं वाराणसी की एक खबर को बताऊंगा, जिस पर शनिवार को वाराणसी न्यायालय ने एक बड़ा आदेश दिया। इस जो घटना है आपके वाराणसी में एक जो है कि निजी अस्पताल चल रहा था। निजी अस्पताल में जितेंद्र यादव काम करता था। जितेंद्र यादव जो है कि जहां कार्य करता था वहां एक एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मीणा जो है कि वहां विशेषज्ञ थे। उनकी कोई आपत्तिजनक वीडियो जो है जितेंद्र के पास थी, जिससे कि राजेश मीणा को आहत हुई। उन्होंने यह जान लिया कि मेरी यहाँ आपत्तिजनक वीडियो इसके पास है, अगर यह वायरल हो गई तो कहीं ना कहीं मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। इसके बाद जो है कि ये मामला है 2019 का। 2019 30 जुलाई 2019 को हरौरा जो डैम है मिर्जापुर में, वहां जाकर के पिकनिक मनाने के लिए पूरी अस्पताल की टीम गई हुई थी। उसमें जितेंद्र यादव की शराब पी लेने के कारण डैम में डूब जाने से मौत हो गई। जो जानकारी मिल रही पुलिस के अनुसार, जो मामला दर्ज किया गया था, कि अचानक जो है कि उनकी डेथ हो गई डैम में डूब जाने के कारण। लेकिन शनिवार को वाराणसी न्यायालय ने 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मुकदमा दर्ज कर लिया तब पूरे वाराणसी परिसर में एक नई खलबली मच गई। जितेंद्र यादव का जो मामला बिल्कुल जो है कि खत्म हो गया था, अब उस मामले में कहीं ना कहीं नया जो है कि संज्ञान देखते हुए वाराणसी पुलिस बिल्कुल जग गई है। इसमें अब यह जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर राजेश मीणा के ऊपर एवं एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रोहनिया थाने का ये मामला था। रोहनिया थाना के अंतर्गत जितेंद्र यादव का निवास स्थान था। जितेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने याचिका जो है कि दायर की थी न्यायालय में 156(3) के तहत जो है नोटिस जारी की गई। नोटिस जारी किए जाने के बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से अस्पतालों में जो आवाज उठाता है डॉक्टरों के खिलाफ या फिर कोई भी गलत गतिविधियों के खिलाफ, तो इस तरीके की लगातार गतिविधियां कर दी जाती हैं कि अगर
न्यायालय के समक्ष नहीं गए होते धर्मेंद्र यादव, तो उनको न्याय मिलना अनुचित था। और जिस तरीके से अखंड जानकारी आपको होगी कि जो डॉक्टरों की टीम है, ये टीम धन बल की टीम है। यह अपने पैसे के बल पर सारे जो है कि मामले को हल करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार वाराणसी पुलिस कर क्या रही थी 2019 का मामला, और वाराणसी न्यायालय ने 2025 में आदेश दिया। 4 वर्षों तक वाराणसी पुलिस सो रही थी। अगर याचिकाकर्ता थाने पर जाता है, थाने पे जाने के बाद उनको बाकायदे जो है कि समझा बुझा करके भेज दिया जाता है कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, साक्ष्य चलाइए तब मुकदमा पंजीकृत होगा। आज जब न्यायालय के सामने उन्होंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तब जाकर के मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो ये वाराणसी पुलिस पर सवाल उठता है। जी अखंड। अब बिल्कुल देखिए, पुलिस पर तो कई कार्रवाई को लेकर के सवाल उठते हैं और कई बार देखा गया है कि वाराणसी पुलिस कोई, या वाराणसी पुलिस नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की ही पुलिस कई मामलों में किसी का मामला या एफआईआर नहीं लिखती तो बाकायदा कोर्ट से आदेश आता है, उसके बाद वो एफआईआर लिखती है, उसके बाद कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही कि आखिरकार क्यों न्यायालय की हमको शरण लेनी पड़ती है किसी पीड़ित को, उसके बाद कोई एफआईआर दर्ज होती है। अगर कोई किसी ने आरोप लगाया है तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है आरोप पत्र दाखिल करके जांच करना, और कहीं ना कहीं अगर एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ जांच करते, जो गलत होता, जो दोषी होता, अगर कोई दोषी नहीं होता, झूठी किसी ने एफआईआर लिखाई है तो उसको भी अवगत कराया जाता है कि भाई इस पूरे मामले में ये दोषी नहीं है। आप वही काम कर रहे हैं लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद। तो आखिरकार ऐसे मामलों में जिस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है, पुलिस क्यों इतना हिलाहवाली करती है? अगर कोई आदमी आया है, किसी के खिलाफ आरोप लगा रहा है, जांच करने में इतना पीछे क्यों भागती है? और अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती है कि लोग न्यायालय की शरण लेते हैं और वहां से एफआईआर का आदेश लाते हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी किरकिरी कराने जैसा है, पुलिस महकमे के लिए भी। क्योंकि अगर इस तरीके से हर एफआईआर के लिए हर व्यक्ति अब जाकर के न्यायालय की शरण लेगा, न्यायालय से एफआईआर कराने के आदेश लाएगा, उसके बाद उसकी शिकायत लिखी जाएगी, उस पर जांच होगी, तो आखिरकार लोग उम्मीद किससे करेंगे? पुलिस से उम्मीद करेंगे या फिर न्यायालय से उम्मीद करेंगे जाकर के कि न्यायालय में जाएंगे तब हमको न्याय मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर कुछ चीजें निकल करके सामने आती है और पहले ही इसका पटाक्षेप हो जाता कि जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो समझ में आता। लेकिन अगर 2019 का मामला 2026 के करीब आ चुका है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतने वर्षों तक आपने किया क्या? और कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से जो असल दोषी है, जो असल आरोपी है, वो बच निकलता है। जी बिल्कुल अखंड। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती रहती है अपने भाषणों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका भी यह कहना रहता है मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया हूँ। लेकिन एक तरफ अपराधी जो है कि निठल्ले से घूम रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल शांत बैठी है। 5 वर्षों बाद मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। आखिरकार वाराणसी पुलिस कर क्या रही थी? सवाल ये उठता है। धर्मेंद्र यादव का परिवार आज अगर न्यायालय नहीं गया होता तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। जिस तरीके से जुडिशरी जो है कि कहीं न कहीं हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस को नई राह दिखा रही है, न्यायपालिका लगातार राह दिखा रही प्रशासनिक अमलों को। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार यह कब तक होता रहेगा? सरकारें कब तक जो है कि अपने लिए पुलिस से कार्य कराएंगी, जनता के लिए नहीं कार्य करा पाएंगी। यही अगर किसी नेता या जनप्रतिनिधि का मामला होता तो फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर दिए जाते 2-4-10 लोगों के। बिल्कुल देखिए, कई जगहों पर पुलिस अच्छा काम भी करती है, पुलिस की वाहवाही भी होती है, लेकिन कुछ लोगों के, कुछ लापरवाह पुलिस अधिकारियों के, कर्मचारियों की वजह से इस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो हर पुलिस वाले को या पूरी प्रदेश की पुलिस को कोसना ठीक नहीं होगा। और जीरो टॉलरेंस की बात होती है तो कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है कि अपराधियों के मन में खौफ जरूर है, लेकिन इस तरीके के लूप होल्स क्यों छोड़े जाते हैं जिससे आपके ऊपर, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो? ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभिषेक ने जिस तरीके से खबर बताई है, बिल्कुल सवालिया निशान है कि आखिरकार इतने वर्ष के बाद अगर एक पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं न्याय के लिए लगातार दर-दर भटक रहा है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसको न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और सवाल खड़े ही नहीं, सवाल उठेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। अखंड जी, आईवीसी 24 हमेशा डंके के चोट पे आवाज करता है। सवाल ये है कि एक व्यक्ति न्यायालय गया है, लगभग 1000 व्यक्ति न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है। आज भी वह न्यायालय की डर है उनके अंदर, न्यायालय नहीं जा सकते। उनके पास उतनी जानकारियां नहीं है कि हमारा अगर थाने में मुकदमा नहीं दायर किया जा रहा है तो मुझे न्यायालय का सदर मिलना चाहिए। आज भी ऐसी कई आबादियां ऐसी हैं, कई जनसंख्या ऐसी हैं जो कहीं न कहीं इन सब चीजों को नहीं समझ पाती है।
तो उनके साथ कितना अन्याय हुआ ये समझिए अखंड जी। उत्तर नहीं, प्रदेश बिल्कुल सरकार जिसके साथ अन्याय हुआ है इसको समझना होगा, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के, वाराणसी पुलिस के लोगों को समझना होगा कि जिसके साथ अन्याय हुआ है तो अपने आप में देखिए दोषी कौन है, किसके पास किसका वीडियो था, किसके पास किसी को ब्लैकमेल कोई कर रहा था, ये पुलिस का ही काम है। अगर इस तरीके की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सलाखों के पीछे डालना। पर अगर किसी की कहीं पर किसी वजह से मौत हुई है तो उसकी भी जांच पुलिस के ही पास होनी चाहिए, और पुलिस को जांचना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे वजह कौन है, क्या सच में कोई हादसा था या फिर किसी ने हत्या करवाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में किसी न किसी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। अभिषेक, इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मामले में आने के लिए। अमित हमारे साथ बने हुए हैं देवरिया से। अमित, कौन सी बड़ी खबर है? अमित सुन पा रहे हैं आप? हेलो अमित सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। देवरिया से कौन सी बड़ी खबर है? जी, बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जो लखपति योजना चलाया जा रहा है वो लखपति दीदी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय इनको यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा सम्मानित किया गया है। ये हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि लखपति योजना क्या है, महिलाओं को लगातार जागरूक कर रही हैं। इस समय वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, इनको सम्मानित भी किया गया है। क्या है पूरा ये योजना के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा गुप्ता है और मैं सकरा पार्क की रहने वाली हूँ। लखपति योजना से में आपको सिलेक्ट किया गया है, लगातार महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। क्या है लखपति योजना? क्या है लखपति? ये मतलब हम लोग घर से बाहर निकल के कुछ ऐसा काम करें कि हम लोग का सालाना लाखों से ज्यादा हो। तो मैं समूह से बैंक सखी हूँ, जिसमें उसमें भी हम लोग को मानदेय मिलता है। और बैंक सखी होने के बाद मैंने 1 साल से बीमा सखी ज्वाइन किया है और 3-4 महिलाओं को लेकर मैं प्रेरणा कैंटीन भी चलाती हूँ। अभी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, क्या था पूरा? इसमें मतलब हम लोगों को एक बैग मिला था और 1 साल मतलब उठा के सम्मानित किया गया और एक सर्टिफिकेट मिला लखपति दीदी का। महिलाओं को जागरूक करती हैं लगातार, उसमें क्या बताती है महिलाओं को? क्या योजना में क्या है? घर में रह के भाई हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। कोई भी काम शुरू करेंगे तो घर से बाहर ही हम लोग कर पाएंगे। कितने महिलाओं को अभी तक उसमें जोड़ा गया है योजना में? कितने लोग महिलाओं को लाभ मिला है? 450 से अधिक महिलाएं हैं। इसमें हम लोग का मतलब खाता खुलवाते हैं, सीसीएल करवाते हैं, लोन भी करवाते हैं और एलआईसी से बीमा भी करवाते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री वाला सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा, ये बीमा में 350 लोगों का भी करा चुकी हूँ। कितने लोगों को रोजगार मिला है इससे? रोजगार इससे मुश्किल से 450 महिला है, 100-150 महिला रोजगार में है। इसमें कोई विद्युत सखी है, कोई समूह सखी है, कोई बैंक सखी है, कोई बीमा सखी है, कोई कृषि सखी है। मतलब हर महिला तो सब कुछ कर रही है। आगे सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरह का लाभ और मिलना चाहिए? सरकार से हम लोग यही मांगे कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सरकार तो मांग पूरी हो जा रही है। जो 5 लाख बिन ब्याज का हम लोग का कार्य करने के लिए भाई हम लोग बस करना है। सरकार हम लोग एकदम हजारों खड़ी हुई है कि भाई आप लोग खड़ी हुई है, काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो मोदी जी तो सही हम लोग के साथ है भाई, वो हम लोग को रोजगार भी दे रहे हैं। तो महिलाएं तैयार हैं करने के लिए, कुछ बकरी पालन भी कर रही है, कुछ भैंस पालन भी कर रही है। कोई समस्या भी आ रही है महिलाओं को जागरूक करने में? नहीं, पहले तो आती थी, पहले घर की महिलाएं जैसे बाहर निकलना लोग को अजीब लगता था, लेकिन एक दूसरे को देख के भाई वो महिला इतना कर रही है तो उन अंदर थोड़ा जागरूकता आ रहा है कि हमें भी कुछ बताइए कि हम लोग कुछ करें। तो हम यही देते भाई, कुछ करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। घर का काम उसके बाद से अलग से करेंगे तो कुछ तो मेहनत करेंगे तभी 2 पैसा कमा पाएंगे। और महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? कोई संदेश? महिलाओं को जोड़ने के लिए मोदी जी ने ये क्या है कि जो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी का जो सबका वो ये घर बन रहा है, और उसके बाद से जो मनरेगा वाली हैं लोग, नरेगा वाली जो बची हुई महिला हैं उन लोगों, सारी महिलाओं को समूह से जोड़ा जा रहा है कि एक भी महिला बची ना रहे, गांव की सारी महिलाएं समूह से हो जाए, उनको सारी योजनाएं मिले। पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आशा गुप्ता है। योजना का क्या नाम है आपका? ये लखपति दीदी योजना है और हम लोग एनआरएलएम से हैं। ये लखपति दीदी थी जो लगातार महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने सारी योजनाओं के बारे में बताया है। बता रहे हैं कि 350 महिलाओं को अभी तक जोड़ चुकी हैं। जी अब बिल्कुल अमित ने जिस तरीके से लखपति दीदी से बात कराई और किस तरीके से महिलाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जाए और किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए,
उन्होंने बताया। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है और जो उनका विजन है महिलाओं को लेकर के, उसको ही बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं तमाम जो खबरें हमने आज बताई, एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर कानपुर से है, जहां पर एक नर्सिंग होम की लापरवाही से एक नई जन्मी बच्ची की मौत हो गई। और ये कानपुर से बड़ी दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है कि एक नर्सिंग होम में एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची को वहां का स्टाफ वार्मर में डालकर भूल जाता है, जिसकी झुलस करके मौत हो जाती है। परिवार वाले परेशान हैं, जिन्होंने बच्ची को ठीक से देखा तक नहीं, उसकी बच्ची जन्म लेने से के बाद ही मौत के काल में समा गई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो लापरवाही है लगातार नर्सिंग होम की, नर्सिंग स्टाफ की, इस तरह की खबरें कहीं ना कहीं इंसानियत को तोड़ने का काम करती है, इंसानियत को शर्मसार होने पर मजबूर होने का काम करती है। और इस साफ तौर पे जो तस्वीरें और जिस तरह की खबरें आती हैं, सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो प्राइवेट नर्सिंग होम है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक मासूम सी बच्ची जिसने अभी जन्म लिया था इस दुनिया में, वो जिंदगी देख भी नहीं पाई, कुछ घंटे भी नहीं बिता पाई, और इस तरीके से नर्सिंग स्टाफ के घोर लापरवाही का कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये जिस तरीके की लापरवाही है, इस तरीके की लापरवाही तमाम जगहों से आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के नर्सिंग जो होम्स हैं, जो इस तरीके के जो अस्पताल हैं, वो अभी भी संचालित हो रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे यहाँ से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।